इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में हमने सुना कि गुरुदेव की आत्मा और हमारी आत्मा साथ साथ चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। साथ में उनके चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। क्रमशः उन्होंने कहा, फिर ऐसा करो, अब की बार उन सबसे मिलने फिर से चलते हैं। कहना आप लोग कहें तो उसका बीजारोपण तो मैं कर सकता हूँ। खाद पानी आप देंगे तो फसल उग पड़ेगी, अन्यथा प्रयास करने से अपना मन तो हल्का होगा ही। साथ में यह भी पूछना कि शुभारंभ किस प्रकार किया जाए, उसकी रूपरेखा बताएं। मैं कुछ न कुछ अवश्य करूँगा। आप लोगों का अनुग्रह बरसेगा तो इस सूखे शमशान में हरितिमा उगेगी। गुरुदेव के आदेश पर तो मैं यह भी कह सकता था कि जलती आग में जल मरूंगा। जो होना होगा सो होता रहेगा। प्रतिज्ञा करने और उसे निभाने में प्राण की साक्षी देकर प्रण तो किया ही जा सकता है। यह विचार मन में उठ रहे थे। गुरुदेव उन्हें पढ़ रहे थे। अब की बार मैंने देखा उनका चेहरा ब्रह्म कमल जैसा खिल गया है। दोनों स्तब्ध थे और प्रसन्न भी। पीछे लौट चलने और उन सभी ऋषियों से दोबारा मिलने का निश्चय हुआ, जिनसे कि अभी अभी विगत रात्रि ही मिलकर आए थे। दोबारा हम लोगों को वापस आया हुआ देखकर उनमें से प्रत्येक बारी बारी से प्रसन्न होता गया और आश्चर्योन्वित भी। मैं तो हाथ जोड़े सिर नवाए मंत्रमुग्ध की तरह खड़ा रहा। गुरुदेव ने मेरी कामना, इच्छा और उमंग उन्हें परोक्षतः परावाणी में कह सुनाई और कहा, यह निर्जीव नहीं है, जो कहता है उसे करेगा भी। आप यह बताइए कि आपका जो कार्य छूटा हुआ है उसका नए सिरे से बीजारोपण किस तरह हो। खाद पानी आप हम लोग लगाते रहेंगे तो इसका उठाया हुआ कदम खाली नहीं जाएगा। इसके बाद उन्होंने गायत्री पुरस्चरण की पूर्ति पर मथुरा में होने वाले सहस्त्रकुंडीय पूर्णाहुति यज्ञ में इसी छाया रूप में पधारने का आमंत्रण दिया और कहा, यह बंदर तो है पर है हनुमान, यह वृक्ष तो है पर है जामवंत, यह गिद्ध तो है पर है जटायु। आप इसे निर्देश दीजिए और आशा कीजिए कि जो छूट गया है, जो टूट गया है, वह फिर से विनिर्मित होगा और अंकुर वृक्ष बनेगा। हम लोग निराश क्यों हों? इससे आशा क्यों न बांधें, जबकि यह गत 3 जन्मों में दिए गए दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाता रहा है। चर्चा एक से चल रही थी, पर निमंत्रण पहुँचते एक क्षण लगा और वे सभी एक एक करके एकत्र हो गए। निराशा गई, आशा बधी और आगे का कार्यक्रम बना कि जो हम सब करते रहे हैं उसका बीज एक खेत में बोया जाए और पौधशाला में पौध तैयार किया जाए। उसके पौधे सर्वत्र लगेंगे और उद्यान लहलहाने लगेगा। यह शांतिकुंज बनाने की योजना थी जो हमें मथुरा के निर्धारित निवास के बाद पूरी करनी थी। गायत्री नगर बसने और ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान का ढांचा खड़ा किया जाने की योजना भी विस्तार से समझाई गई। हमने ध्यान से उसका एक एक अक्षर हृदय पटल पर लिख लिया और निश्चय किया कि 24 लक्ष्य का पुरस्चरण पूरा होते ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी और चलेगी। निश्चय ही, अवश्य ही, और जिसे गुरुदेव का संरक्षण प्राप्त हो वह असफल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन और रुका। उसमें गुरुदेव ने पुरस्चरण की पूर्णाहुति का स्वरूप विस्तार से समझाया एवं कहा, पिछले वर्षों की स्थिति और घटनाक्रम को हम बारीकी से देखते रहे हैं और उसमें जहाँ कुछ अनुपयुक्त जचा है उसे ठीक करते रहे हैं। अब आगे क्या करना है उसी का स्वरूप समझाने के लिए इस बार बुलाया गया है। पुरस्चरण पूरा होने में अब बहुत समय नहीं रहा है। जो रहा है उसे मथुरा जाकर पूरा करना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन का दूसरा चरण मथुरा से आरंभ होगा। प्रयाग के बाद मथुरा ही देश का मध्य केंद्र है। आवागमन की दृष्टि से वही सुविधाजनक भी है। स्वराज्य हो जाने के बाद तुम्हारा राजनीतिक उत्तरदायित्व तो पूरा हो जाएगा, पर वह कार्य अभी पूरा नहीं होगा। राजनीतिक क्रांति तो होगी, आर्थिक क्रांति तथा उससे संबंधित कार्य भी सरकार करेगी, किंतु इसके बाद 3 क्रांतियाँ और शेष है जिन्हें धर्मतंत्र के माध्यम से ही पूरा किया जाना है। उनके बिना पूर्णता न हो सकेगी। देश इसलिए पराधीन या जर्जर नहीं हुआ था कि यहाँ शूरवीर नहीं थे, आक्रमणकारियों को परास्त नहीं कर सकते थे। भीतरी दुर्बलताओं ने पतन पराभव के गर्त में धकेला, दूसरों ने तो उस दुर्बलता का लाभ भर उठाया। नैतिक क्रांति और बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति संपन्न की जानी है।
इनके लिए उपयुक्त व्यक्तियों का संग्रह करना और जो करना है उससे संबंधित विचारों को व्यक्त करना अभी से आवश्यक है। इसलिए तुम अपना घर गांव छोड़कर मथुरा जाने की तैयारी करो। वहां एक छोटा घर लेकर एक मासिक पत्रिका आरंभ करो। साथ ही तीनों क्रांतियों के संबंध में आवश्यक जानकारी देने का प्रकाशन भी। अभी तुमसे इतना ही काम बन पड़ेगा। थोड़े ही दिन उपरांत तुम्हें दुर्वासा ऋषि की तपस्थली में मथुरा के समीप एक भव्य गायत्री मंदिर बनाना है, सहकर्मियों के आवागमन, निवास, ठहरने आदि के लिए। इसके उपरांत 24 महापुरुष चरण के पूरे हो जाने की पूर्णाहुति स्वरूप एक महायज्ञ करना है। अनुष्ठानों की परंपरा जप के साथ यज्ञ करने की है। तुम्हारे 24 लक्ष्य के 24 अनुष्ठान पूरे होने जा रहे हैं। इसके लिए एक सहस्र कुंडों की यज्ञशाला में 1000 मांत्रिकों द्वारा 24 लाख आहुतियों का यज्ञ आयोजन किया जाना है। उसी अवसर पर ऐसा विशालकाय संगठन खड़ा हो जाएगा जिसके द्वारा तत्काल धर्मतंत्र से जन जागृति का कार्य प्रारंभ किया जा सके। यह अनुष्ठान की पूर्ति का प्रथम चरण है। लगभग 25 वर्षों में इस दायित्व की पूर्ति के उपरांत तुम्हें सप्त सरोवर हरिद्वार जाना है। वहां रहकर वह कार्य पूरा करना है जिसके लिए ऋषियों की विस्मृत परंपराओं को पुनर्जागृत करने हेतु तुमने स्वीकृति सूचक सम्मति दी थी। मथुरा की कार्यशैली आदि से अंत तक किस प्रकार संपन्न की जानी है, इसकी एक सुविस्तृत रूपरेखा उन्होंने आदि से अंत तक समझाई। इसी बीच आर्ष साहित्य के अनुवाद, प्रकाशन, प्रचार की तथा गायत्री परिवार के संगठन और उसके सदस्यों को काम सौंपने की रूपरेखा उन्होंने बता दी। जो आदेश हो रहा है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहने दी जाएगी। यह मैंने प्रथम मिलन की तरह उन्हें आश्वासन दे दिया, पर एक ही संदेह रहा कि इतने विशाल कार्य के लिए जो धन शक्ति और जनशक्ति की आवश्यकता पड़ेगी उसकी पूर्ति कहाँ से होगी। मन को पढ़ रहे गुरुदेव हंस पड़े और कहा, इन साधनों के लिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे पास है उसे बोना आरंभ करो। इसकी फसल 100 गुनी होकर पक जाएगी और जो काम सौंपे गए हैं उन सभी के पूरा हो जाने का सुयोग बन जाएगा। क्या हमारे पास है उसे कैसे कहाँ बोया जाना है और उसकी फसल कब किस प्रकार पकेगी, यह जानकारी भी उन्होंने दे दी। जो उन्होंने कहा उसकी हर बात गांठ बांध ली। भूलने का तो प्रश्न ही नहीं था। भूला तब जाता है जब उपेक्षा होती है। सेनापति का आदेश सैनिक कहाँ भूलता है। हमारे लिए भी अवज्ञा एवं उपेक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं। वार्ता समाप्त हो गई। इस बार 6 महीने ही हिमालय रुकने का आदेश हुआ। जहाँ रुकना था वहाँ की सारी व्यवस्था बना दी गई थी। गुरुदेव वीरभद्र ने हमें गोमुख पहुँचा दिया। वहाँ से हम निर्देशित स्थान पर जा पहुँचे और 6 महीने पूरे कर लिए। लौटकर घर आए तो स्वास्थ्य पहले से ही अच्छा था। प्रसन्नता और गंभीरता बढ़ गई थी जो प्रतिभा के रूप में चेहरे के इर्द गिर्द छाई हुई थी। लौटने पर जिन्होंने भी देखा उन सभी ने कहा, लगता है हिमालय में कहीं बड़ी सुख सुविधा का स्थान है। तुम वहीं जाते हो और स्वास्थ्य संवर्धन करके लौटते हो। हमने हंसने के अतिरिक्त और कोई भी उत्तर नहीं दिया। अब मथुरा जाने की तैयारी थी। एक बार दर्शन की दृष्टि से मथुरा देखा तो था, पर वहाँ किसी से परिचय न था। चलकर पहुँच गया और अखंड ज्योति प्रकाशन के लायक एक छोटा मकान किराए पर लेने का निश्चय किया। मकानों की उन दोनों भी किल्लत थी। वह ढूंढने के बाद भी आवश्यकता के अनुरूप मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते घिया मंडी जा निकले। एक मकान खाली मिला। बहुत दिनों से खाली पड़ा था। मालकिन एक बुढ़िया थी। किराया पूछा तो उसने 15 रुपया बताया और चाबी हाथ में थमा दी। भीतर घुसकर देखा तो उसमें छोटे बड़े कुल 15 कमरे थे। था तो जीर्ण शीर्ण, पर 1 रुपया कमरे के हिसाब से वह महंगा किसी दृष्टि से न था। हमारे लिए काम चलाऊं भी था। पसंद आ गया और 1 महीने का किराया पेशगी 15 रुपया हाथ पर रख दिया। बुढ़िया बहुत प्रसन्न थी। घर जाकर सभी सामान ले आए और पत्नी बच्चों समेत उसमें रहने लगे। सारे मोहल्ले में कानाफूसी होते सुनी, मानो हमारा वहाँ आना कोई आश्चर्य का विषय हो। पूछा तो लोगों ने बताया कि यह भुतहा मकान है। इसमें जो भी आया जान गंवा कर गया, कोई टिका नहीं। हमने तो कितनों को ही आते और धन
जन की भारी हानि उठाकर भागते हुए देखा। आप बाहर के नए आदमी हैं, इसलिए धोखे में आ गए। अब बात आपके कान में डाल दी है। यदि ऐसा ना होता तो 3 मंजिल 15 कमरों का मकान वर्षों से क्यों खाली पड़ा रहता? आप समझ बूझकर भी उसमें रह रहे हैं, नुकसान उठाएंगे। इतना सस्ता और इतना उपयोगी मकान अन्यत्र मिल नहीं रहा था। हमने तो उसी में रहने का निश्चय किया। भुतहा होने की बात सच थी। रात भर छत के ऊपर धमा चौकड़ी मचती रही। ठठाने की, रोने की, लड़ने की आवाज़ें आती। उस मकान में बिजली तो थी नहीं। लालटेन जलाकर ऊपर गए तो कुछ स्त्री पुरुष आकृतियाँ आगे कुछ पीछे भागती दिखी, पर साक्षात भेंट नहीं हुई। न उन्होंने हमें कोई नुकसान ही पहुँचाया। ऐसा घटनाक्रम कोई 10 दिन तक लगातार चलता रहा। एक दिन हम रात को 1 बजे के करीब ऊपर गए। लालटेन हाथ में थी। भागने वालों से रुकने के लिए कहा। रुक गए। हमने कहा, आप बहुत दिन से इस घर में रहते आए हैं। ऐसा करें कि ऊपर की मंजिल के 7 कमरों में आप लोग गुजारा करें। नीचे के 8 कमरों में हमारा काम चल जाएगा। इस प्रकार हम सब राजीनामा करके रहें, न आप लोग परेशान हो और न हमें हैरान होना पड़े। किसी ने उत्तर नहीं दिया, खड़े जरूर रहे। दूसरे दिन से पूरा घटनाक्रम बदल गया। हमने अपनी ओर से समझौते का पालन किया और वे सभी उस बात पर सहमत हो गए। छत पर कभी कभी चलने फिरने जैसी आवाज़ें तो सुनी गई, पर ऐसा उपद्रव न हुआ जिससे हमारी नींद हराम होती, बच्चे डरते या काम में विघ्न पड़ता। घर में जो टूट फूट थी अपने पैसों से संभलवा ली। अखंड ज्योति पत्रिका पुनः इसी घर से प्रकाशित होने लगी। परिजनों से पत्र व्यवहार यही आरंभ किया। पहले वर्ष में ही 2000 के करीब ग्राहक बन गए। ग्राहकों से पत्र व्यवहार करते और वार्तालाप के लिए बुलाते रहे। अध्ययन का क्रम तो रास्ता चलने के समय में चलता रहा। रोज टहलने जाते थे। उसी समय में 2 घंटा नित्य पढ़ लेते। अनुष्ठान भी अपनी छोटी सी पूजा की कोठरी में चलता रहा। कांग्रेस के काम के स्थान पर लेखन कार्य को अब गति दे दी। अखंड ज्योति पत्रिका, आर्य साहित्य का अनुवाद, धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की रूपरेखा, इन्हीं विषयों पर लेखनी चल पड़ी। पत्रिका अपने ही हैंड प्रेस से छापते, शेष साहित्य दूसरे प्रेसों से छपा लेते। इस प्रकार ढर्रा तो चला, पर वह चिंता बराबर बनी रही कि अगले दिनों मथुरा में रहकर जो प्रकाशन का बड़ा काम करना है, प्रेस लगाना है, गायत्री तपोभूमि का भव्य भवन बनाना है, यज्ञ इतनी विशाल रूप में करना है जितना महाभारत के उपरांत नहीं हुआ। इन सब के लिए धन शक्ति और जनशक्ति कैसे जुटे? उसके लिए गुरुदेव का वही संदेश आंखों के सामने आ खड़ा होता था कि बो और काटो। उसे अब समाज रूपी खेत में कार्यान्वित करना था। सच्चे अर्थों में अप्रग्रही ब्राह्मण बनना था। इसी कार्यक्रम की रूपरेखा मस्तिष्क में घूमने लगी। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।